चलो, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास M। ये एक ब्लॉक है, M मास का है, इस पे फोर्स F लगा रहे हैं इस तरह से, उसमें लिखा भी है एज शोन। तो ये डायग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सच दैट ब्लॉक विल नॉट मूव होना चाहिए, ब्लॉक विल मूव लिख दिया है मैंने, सच दैट ब्लॉक विल नॉट मूव, ठीक है। और आगे दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज म्यू, म्यू, ठीक है। चलो जल्दी से हो जाओ शुरू। सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं इस ब्लॉक पर वो बना दीजिए फटाफट। ब्लॉक पे नीचे क्या लग रहा होगा, mg, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये तो ऑब्वियस फोर्स है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे होंगे हमने बना दिए जल्दी से। चलो ठीक है। अब ये फोर्स जो F लग रहा है ये टेढ़ा लग रहा है थीटा एंगल पे, तो इस फोर्स के भी हम दो कंपोनेंट बना दें, बना देते हैं। ये होएगा F cos थीटा, इस फोर्स का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा, और एक ऊपर भी फोर्स आएगा इसका ये वाला कंपोनेंट F sin थीटा। बताओ ठीक है। इस F के ये दो कंपोनेंट कर दिए हमने, चलो बढ़िया बात है। अब देखो अब क्या होएगा, अब फ्रिक्शन भी तो होएगा, बनाना पड़ेगा ना उसको, लेकिन ब्लॉक को मूव नहीं कराना है। तो बताओ फ्रिक्शन कौन सा वाला होगा, स्टैटिक वाला। चलो वो तो बाद में देखेंगे। ये बताओ अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। तो इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F cos थीटा, तो ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने लगता। बट यहां पर तो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन कोशिश करेगा कि ये ब्लॉक मूव ना करे। ये जो नीचे वाला सरफेस है वो देखेगा कि ये ब्लॉक आगे जा रहा है और मैं जा नहीं पा रहा हूं, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई तुम भी क्यों जा रहे हो, तुम्हारे चलो मैं तुमको रोकने की कोशिश करता हूं। तो वो पीछे लगा देगा फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, अब और क्या, और भी फोर्स, नहीं और कोई नहीं, बट ये फ्रिक्शन कौन सा वाला होगा, स्टैटिक वाला होगा, ध्यान देना, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये ब्लॉक है वो मूव ना करे, क्या करे, मूव ना करे। तो ये फोर्स F मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम मतलब F लिमिटिंग निकालना है ना, क्या होता है म्यू इंटू एन, यही तो होता है। अब यहाँ पे जो म्यू है वो ऑब्वियसली म्यू स्टैटिक वाला ही है, समझ जाना अपने मन से। एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फोर्स बैलेंस करके, जल्दी से वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस करते हैं। एन प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। तो एन कितना आ जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, पक्का ठीक है। ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन, चलो ठीक। तो बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू पुट कर दो, ये पक्का ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, मतलब ये पीछे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है ना। हाँ, अगर सोचो कि ये आगे इस ब्लॉक को कौन चला रहा है, F cos थीटा, तो अगर F cos थीटा इस मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हुआ तब तक तो ब्लॉक नहीं चलेगा। बट F cos थीटा अगर उससे इस वैल्यू से थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो ये ब्लॉक चलने लग जाएगा, है ना।
तो बताओ ये ब्लॉक कब तक नहीं चलेगा? जब तक एफ कॉस थीटा इससे छोटा है। बट हमसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट ब्लॉक विल नॉट मूव। तो इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर इसको मूव नहीं करना है? तो इसके बराबर होएगी ना। तो ये जो राइट साइड में फोर्स लग रहा है यानी कि एफ कॉस थीटा, अगर ये इस मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हुआ तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। इक्वेट कर दीजिए। ये ठीक है। इस सिचुएशन में ब्लॉक मूव नहीं करेगा ना, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर है क्योंकि। ठीक है, अब बताओ यहां से F क्या हो सकता है? F निकालना है आपको, मैक्स वैल्यू ऑफ F। तो F निकालना है, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ और बाकी mg वाले टर्म को एक तरफ कर लो। तो म्यू mg इसको यहां ले आओ, तो F cos थीटा प्लस म्यू F sin थीटा। F जल्दी से कॉमन ले लो, बचेगा ये। ठीक है, F बताओ क्या हो जाएगा? म्यू mg अपॉन पक्का? ठीक है, चेक कर लो आंसर। म्यू mg अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, बस यही आंसर है। तो अब इस चीज को कई बार थ्योरी में भी पढ़ाते हैं कई लोग, बट थ्योरी में पढ़ने की नीड नहीं है, वो तो आप आसान चीज है, खुद ही सोच सकते हो ना कि बस अगर मान लो आपका F इस वैल्यू से ज्यादा हो गया तो फिर ऑब्वियस ही बात है अब फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा। ये हमने उस वाले केस के लिए कर लिया है सब कुछ जब ये और ये जस्ट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। है कि नहीं आसान? आसान है ना। जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है तो बिल्कुल ध्यान से करना है इसको। ठीक है, देखो, a uniform chain has mass m and length l respectively। ठीक है, it is lying on a rough horizontal table with 1/4 of its length hanging vertically downward। ठीक है, आगे, in this state the chain is just about to move। अच्छा ठीक है, फिर आगे, find the coefficient of friction of the table। चलो कोई बात नहीं, सुनो पहले देखो फोटो डायग्राम देखो अच्छे से। ऐसे मान लो कोई आपके पास टेबल है, इस पे ना चेन लटकी हुई है। ऐसे मान लो, अब मैं बना तो नहीं पाऊंगा अच्छे से बट तुम समझ जाना। ये लो ऐसे है कुछ, तो जो पूरी लेंथ है वो है L, लेकिन 1/4 लेंथ नीचे लटक रही है ऐसे। मान लो पूरी लेंथ L है, तो ये बताओ ये कितनी लेंथ हुई? L/4। तो बची कितनी? 3L/4। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे सुनो, पूरी लेंथ का मास कितना है? M। चलो ठीक है, तो ये बताओ इतने का मास क्या होएगा? जल्दी बताओ सोच के, इतने का मास क्या होएगा? कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल लो, देखो कि L लेंथ का मास है M, तो बताओ, या ऐसे बोल दो कि L यूनिट लेंथ का मास है M। अब ये तो पता नहीं है ना कि किस में है, सेंटीमीटर में L की, किलोमीटर में है कि किस में है। तो मान लो कि L यूनिट लेंथ का मास M है, तो बताओ 1 यूनिट लेंथ का M/L, तो L/4 का बताओ मास कितना होएगा?
ऑब्वियस सी बात है m/4 होगा ना, वो तो मैं फालतू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना। अबे एल लेंथ का m है, उसका 1/4 कर दोगे तो मास 1/4 हो जाएगा ना। दिया तो है यूनिफॉर्म है, ये लिखा है यूनिफॉर्म चेन, ठीक है ना। सिमिलरली 3l/4 का मास कितना हो जाएगा, 3m/4, ये ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है। अब ऐसे समझो ध्यान से, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। आप ना ऐसे सोच लो कि इन दोनों पार्ट्स को, एक पार्ट जो वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग कर रहा है और एक पार्ट जो टेबल पर है, इन दोनों को ऐसे एक स्ट्रिंग मान लो ज्वाइन करती है। क्या ज्वाइन करती है, एक स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, छोटी सी। ऐसे सोच सकते हो ना, ये मैंने ब्लैक ब्लैक बना दी है, ठीक है। इससे ना हमें समझने में आसानी होती है। आप याद करो, हम लोगों ने जब वो वाला केस किया था, एक क्वेश्चन किया जब स्ट्रिंग में मास था, तो उसमें अगर 4 मीटर की लेंथ की स्ट्रिंग थी, तो पूछा था कि बताओ 1 मीटर डिस्टेंस पे टेंशन क्या होगी। तो वहां भी मैंने समझने के लिए बीच में एक छोटी सी मासलेस स्ट्रिंग मान ली थी ना। वही चीज मैं यहां भी कर रहा हूं। उससे क्या होता है कि हमें समझना आसान होता है। अच्छा, तुम बोलोगे क्यों मान सकते हैं ऐसा। अरे मान सकते हैं, मासलेस है ना, बिल्कुल मास है ही नहीं, तो मासलेस रस्सी से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मान ली। अब बताओ क्या होगा। अब देखो, इस पूरे को देखो, मान लो ये सब कुछ एक साथ ही है, तो इस पूरे पर नीचे mg लग रहा होगा ना, जो वर्टिकल पार्ट है जो हैंग कर रहा है, लग रहा होगा ना। हाँ लग रहा होगा। कितना है इसका मास, ये l/4 लेंथ है ना, l/4 लेंथ का मास कितना है, m/4। तो बताओ नीचे कितना लग रहा होगा, m/4g। इतना फोर्स नीचे लग रहा होगा, वेट, ठीक है। रस्सी, यहां पे रस्सी मान ली हमने, क्यों, अभी समझ में आएगा। देखो ये रस्सी है, तो ऐसे मान लो कि टेंशन ऊपर लग रही है इसमें, मान सकते हो ना, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अगर इसको हम एक बॉडी माने तो टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी होती है, तो टेंशन लगेगी ऊपर। चलो ठीक है, अब इसको देखो, इतने पार्ट पे आपने दोनों फोर्सेस बना दिए, चलो इनको बैलेंस भी कर देते हैं। अब बताओ ये वाला पार्ट ऑफ जो चेन का जो इतना पार्ट है, क्या ये मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, तो फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे। तो ऊपर की टेंशन इक्वल टू नीचे का mg/4, T इज इक्वल टू mg/4, लिख दी इक्वेशन। चलो इसको छोड़ो, यहां आ जाओ। अब इतने पार्ट ऑफ चेन को देखो, ऐसे मान लो कि ये पूरा एक मास है, अलग अलग मास मत मानो इसको, सब कुछ जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। नीचे इसका भी वेट लग रहा होगा, हाँ कितना वेट है इसका, 3l/4 लेंथ है ना ये, इसका वेट, इसका मास कितना है, 3m/4, तो वेट कितना हो जाएगा, 3m/4g। अब ये रखी है टेबल पे, तो ये टेबल को प्रेस कर रही है, तो टेबल इसको प्रेस कर रही है। ऊपर एक क्या लग रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में चेन उड़ तो रही नहीं है हवा में, तो फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो N इज इक्वल टू 3m/4g, ये भी ठीक है। अब ये बताओ, इस ऑब्जेक्ट पर ये रस्सी पूरी सेम है ना, टेंशन कहां लग रही होगी, अवे फ्रॉम द बॉडी, तो टेंशन इसको उधर खींचना चाह रही होगी ना। हाँ, अगर सोचो ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होता, तो ये टेंशन इसको खींच के नीचे ले जाती, यही करती ना। टेंशन क्या कोशिश कर रही है, टेंशन कोशिश कर रही है इसको आगे खींचने की, बट यहां तो अपना भाई है, फ्रिक्शन बैठा है, तो फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा। ये टेबल जो सरफेस है नीचे, हो गएगी यार मैं नहीं जा पा रही हूं, तुम पता नहीं कहां जा रही हो, चेन तुम भी रुक जाओ।
वो चेन पे लगा देगी पीछे को फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन में दिया है आपको कि इन दिस स्टेट द चेन इज जस्ट अबाउट टू मूव, मतलब सब कुछ बैलेंस्ड है अभी। हाँ, अब अगर कोई थोड़ा भी खींच देगा तो सब नीचे गिर जाएगा, बट अभी सब बैलेंस्ड है। तो मतलब ये टेंशन इस एफ आर को बैलेंस कर रही होगी ना। एफ आर कितना होता है, म्यू एन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, ये लिखी थी एन इक्वल टू 3m/4g। तो एफ आर जो होता है म्यू एन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू ये आ गई टेंशन की वैल्यू, कहां से, यहां से, T इक्वल टू एफ आर करने से। बट ये तो पूरी सेम ही है ना जो हमने स्ट्रिंग मानी है, हमारी इमेजिनरी स्ट्रिंग। तो उसकी वैल्यू T यहां से निकाली तो mg/4 आती है, यहां से निकाली तो ये आती है। बट है तो रस्सी में एक ही, ये रस्सी एक ही है ना, तो टेंशन सेम होएगी। चलिए दोनों को इक्वेट कर दो। mg/4 इज इक्वल टू ऐसे, mg कट गए, 4 कट गया, म्यू इज इक्वल टू, इस 3 को नीचे ले आओ, 1/3, यही निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आ गया समझ में? तो दिस वाज अ फैंटास्टिक प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहां पे आपको गिवन है, इसका मास भी गिवन है m। एक सिचुएशन दी गई है, एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल एल्फा है, इस पर एक ऐसे मास m रखा हुआ है, ठीक है। और कुछ बातें पहले सुन लो कि पूछ क्या रहे हैं आपसे। पूछ रहे हैं फाइंड द मिनिमम फोर्स F टू कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, और क्या गिवन है, गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू व्हिच इज लेस देन 10 अल्फा। ये सब क्यों दिया है इन्होंने, सुनो। हमने कल एक चीज पढ़ी थी, एंगल ऑफ रिपोज, पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। बायोलॉजी क्या पढ़ा था उसमें आपने, उसमें आपने पढ़ा था कि अगर ये एंगल एल्फा हो और कोई m मास का ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता था म्यू। ये अल्फा वो एंगल होता था जिस पर ये ब्लॉक जस्ट अपने आप को रोक पाएगा। याद करो एंगल ऑफ रिपोज, याद आ रहा है? तो अगर अब अल्फा को इससे ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। ध्यान आ गया? तो हम लोगों ने कल ये कंडीशन डिराइव की थी ना कि वो एंगल मैक्सिमम क्या हो सकता है जिस पर इंक्लाइंड प्लेन पर भी एक m मास का ब्लॉक स्टेशनरी रखा रहे। तो हमने कल किया था सॉल्व और निकाला था कि उस केस में tan अल्फा को म्यू के इक्वल होना चाहिए। सबको ध्यान आ गया होगा, आई एम वेरी श्योर। अच्छा ये बताओ इसी केस में कि अगर म्यू इक्वल होता है tan अल्फा के, तब तो ठीक है, ब्लॉक रुका रहता है। मान लो म्यू की वैल्यू कम हो गई tan अल्फा से, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया tan अल्फा से, तब क्या होएगा? सुनो एक मिनट, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगते थे? एक तो mg sin अल्फा और ऊपर लगता था म्यू n, और n की वैल्यू होती थी mg cos अल्फा। तो ये दोनों फोर्सेस को हम जब इक्वेट करते थे तब हम बोलते थे कि फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो वहां से कंडीशन आती थी म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। तो ये ब्लॉक रहता था रेस्ट पे।
अब तुम सोचो, अगर म्यू की वैल्यू और कम कर दें तो म्यू कम होने से पीछे वाला फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो अगर पीछे वाला फ्रिक्शन कम हो गया तो फिर ये वाला चीज और ये वाली चीज बराबर नहीं हो पाएंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो ब्लॉक कहां मूव करने लगेगा? डाउनवर्ड। समझ आ रहा है? तो अगर यहां पर म्यू इज इक्वल टू टेन एल्फा होता है तब तो ये ब्लॉक रुका रहता है। बट अगर आपने म्यू को कम कर दिया टेन एल्फा से, या अगर म्यू कम हुआ टेन एल्फा से, तो म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया, तो उसका मतलब पीछे लगने वाला फ्रिक्शन का फोर्स कम हो गया, तो अब ब्लॉक नहीं रुकेगा, अब ब्लॉक नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में वही दिया है कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, लेकिन वो टेन एल्फा से छोटा है। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है वो क्या स्टेट ऑफ रेस्ट में है? नहीं। अगर म्यू इज इक्वल टू टेन एल्फा होता तो ये ब्लॉक अपने आप रेस्ट में रहता, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता। बट इसका म्यू छोटा है टेन अल्फा से, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी ब्लॉक की? नीचे गिरने की। अब अगर इसको रोकना है तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे। ये कह रहे हैं कि हम थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं। अब लगा दो भाई, तुम्हारा फोर्स है, जैसे मन करे लगाओ। तो यहां से फर्दर थीटा एंगल पे लगाया इसने फोर्स। अब कह रहे हैं बताओ कि इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। कुछ कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन हमने पीछे किया है। हाँ, इतना गंदा नहीं था उसमें, बट कर सकते हैं इसको भी। जल्दी से शुरू हो जाओ, सारे फोर्सेस बनाओ। इस पे नीचे क्या लगेगा बताओ? एक तो एम जी साइन एल्फा, ठीक है, ये वाला एल्फा है, ध्यान रखना। यहां पे क्या लगेगा? एम जी कॉस एल्फा। ब्लॉक प्रेस करेगा इंक्लाइन प्लेन को तो प्लेन प्रेस करेगा ब्लॉक को, तो ऊपर लगेगी एक नॉर्मल रिएक्शन। ये जो फोर्स F है इसके कर दो दो कंपोनेंट, कर दो। ये वाला बनेगा F cos थीटा और एक लगेगा ऊपर F sin थीटा। ये फोर्स F क्यों लगाना पड़ा ब्लॉक को रोकने के लिए? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं रोक पा रहा था, है ना? तो ये बताओ, चलो मान लो फोर्स नहीं है एक मिनट के लिए, तब बताओ क्या होएगा? ये ब्लॉक नीचे आना चाहेगा ना? हाँ, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको रोकना चाहेगा ना ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? यहां पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एन। अब सारे कुछ बन गए फोर्सेस। अब बस ये ब्लॉक रेस्ट में है ना, आपने जो फोर्स लगाया है वो इतना लगाया है, ये जो टेढ़ा फोर्स लगाया है वो जस्ट इतना लगाया है कि सब कुछ रेस्ट पे हो जाए। तो अगर सब कुछ रेस्ट पे है तो सारे फोर्सेस बैलेंस कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल सॉरी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोलना सही नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी से बैलेंस करते हैं, पहले ये वाले फोर्सेस बैलेंस करते हैं। तो ऊपर कौन कौन है? एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, नीचे कौन है, इनको कौन बैलेंस कर रहा है? एम जी कॉस एल्फा। इक्वेशन नंबर 1, यहां से एन निकाल लो। एन होगा एम जी कॉस एल्फा माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। चलो अब इस वाली डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस करने पड़ेंगे। इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ कौन कौन से फोर्स हैं? एफ कॉस थीटा और फ्रिक्शन। नीचे वो कौन है? एम जी साइन एल्फा। जल्दी बैलेंस करो। एम जी साइन एल्फा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एन।
नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे निकाल चुके हैं, पुट कर दीजिए ये वैल्यू, तो mg cos अल्फा माइनस f sin थीटा, ये पक्का ठीक है। अच्छा, क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है f, तो f के टर्म सारे एक साथ ले आओ, बाकी सब दूसरी तरफ। चलो, तो mg sin अल्फा को यहीं पे रखो, इसको इंटू करो और यहां पे ले आओ, तो mg sin अल्फा माइनस म्यू mg cos अल्फा, ये वाला टर्म इंटू करके इस साइड ले आए, यहां बचेगा f cos थीटा माइनस म्यू इंटू एफ साइन थीटा, f कॉमन ले लो पूरे से, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, यहां पे mg कॉमन ले लो, साइन एल्फा माइनस म्यू कॉस एल्फा, f निकालना है, उस पूरे को डिवाइड कर दो, f इज इक्वल टू mg साइन एल्फा माइनस म्यू कॉस एल्फा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। चेक करने दो, mg साइन एल्फा माइनस म्यू कॉस एल्फा, और नीचे क्या है, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ओके, चलो ठीक है, कुछ और तो नहीं है ना? ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वो फोर्स जो चीजों को बैलेंस करेगा। मतलब अगर इस ब्लॉक को स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना है तो इतना फोर्स लगना चाहिए, यहाँ पे जो ये फोर्स F है ना, उसकी ये वैल्यू होनी चाहिए, तो अगर इतनी वैल्यू होगी तो ये सब कुछ बैलेंस स्टेट में रह जाएगा। पक्का ठीक है? एंड दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स। पक्का ठीक है? चलो जल्दी स्क्रीन पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो एक काम करते हैं यार, आज इतना ही कर रहे हैं, फिर बाकी जो होगा वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ये वाला पार्ट नोट नहीं करना है, ठीक है? ये रफ में था, एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। तो आज टाइम हो गया, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। जो सारा किया है वो अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट टर्न पे अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस और मिलेंगे तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा दूंगा, और फिर हम अपने नए टॉपिक पे मूव कर जाएंगे जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। ठीक है, प्रोबेबली थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेंगे इस फ्रिक्शन टॉपिक की। ठीक है, थोड़ी और वैरायटी देख लेंगे क्वेश्चंस की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।